मकान मालिक मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखता था क्योंकि मैंने घर से भागकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे किराए के घर पर रहना पड़ा था। उसने जब मेरी बीवी को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब मकान मालिक मेरे पास मुझसे किराए के पैसे लेने के लिए आया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कुछ मोहलत मांगी तो वह कहने लगा कि तुम पैसों के बदले कुछ और भी मुझे दे सकते हो। वह बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। एक दिन मैं अपनी बीवी को घर में बंद करके अपने बाबा से पैसे लेने चला गया। मैंने जाकर देखा तो मेरे बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक लड़की से करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब मैं उस लड़की के साथ रहने लगा। जब मुझे अपनी पहली पत्नी की याद आई तो मैं फ़ौरन उसके पास भागता हुआ गया। जैसे ही मैंने घर का ताला खोला और मैं कमरे के अंदर गया तो जो कुछ मैंने देखा वह देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। क्योंकि मेरा नाम गौरव है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हम एक गांव में रहते थे। हमारा छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। बाबा ने मेरी माँ को बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने बताया मेरी माँ का इलाज शहर में हो सकता है। तो हम अगले ही दिन माँ को लेकर शहर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब मैं बहुत रोया क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया में से इतनी जल्दी चली जाएगी। माँ के देहांत के बाद मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया। मेरी माँ के देहांत के बाद बाबा का गांव में दिल नहीं लगता था, इसलिए वह मुझे लेकर शहर आ गई। लेकिन हमारे पास ना रहने का कोई ठिकाना था, ना ही कुछ काम था। मेरे बाबा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसने बाबा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहाँ बाबा का इलाज करवाया तो वह आदमी बहुत अच्छा था, वरना तो आजकल के लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, इंसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया है, हो सकता है वह अपने घर का अकेला कमाने वाला हो। एक मर्द की ज़िंदगी से उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी जुड़ी होती है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने बाबा से पूछा कि आप क्या करते हैं। बाबा ने बताया कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मेरा एक छोटा बेटा है जो अभी 10 साल का है। तब उस आदमी ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप तो काम बोलें, वह मैं कर दूंगा। उन्होंने बाबा से कहा मेरे ड्राइवर बनोगे। बाबा ने कहा हाँ। वह कहने लगे कल से काम पर आ जाना। बाबा यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने हमें रहने के लिए छोटा सा घर भी दे दिया था। बाबा एक बहुत बड़े आदमी के ड्राइवर थे। बाबा चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मैं भी एक दिन उनके मालिक की तरह बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ वही बीए ही किया। उसके बाद सारा दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। बाबा मुझे बहुत समझाते, मुझसे कहते कि अपने मालिक से बात करके तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया। बाबा कहते कि ठीक है, पढ़ाई मत करो, मैं तुम्हें बात करके तुम्हें कोई नौकरी ही दिलवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। लेकिन मैं बाबा से कहता नौकरी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं, सारी ज़िंदगी नौकरी ही करनी है। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो। बाबा ऐसी बात सुनकर खामोश हो जाते। जवानी में शायद ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ अपने दिल की ही सुनते हैं, अपने माता पिता की बात तो हमें समझ ही नहीं आती। वह जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था,
एक लड़की रोड क्रॉस करते हुए मेरी बाइक के सामने आ गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपने भाई को संभाला। उस लड़की को भी कुछ नहीं हुआ। मैं गुस्से में उस लड़की को बोला, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता तो घर से बाहर ही क्यों निकलती हो? वह लड़की खामोशी से मेरी बात सुनती रही, किसी बात का जवाब नहीं दिया। जो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो मैं उसे देखता ही रह गया। मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत मासूम सी। वह मेरी डांट से बुरी तरह से डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा कि अब इसमें रोने की क्या बात है। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और वहां से चली गई। मेरी नज़र दूर तक उसका पीछा करती रही। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, गौरव भाई, वह लड़की जा चुकी है, हमें भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा ना हो यहीं खड़े खड़े रात हो जाए। मैंने हंसकर अपने दोस्त की तरफ देखा। हम लोग घर आ गए, लेकिन मैं उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता उसका खूबसूरत और मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़की में जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा आज भी मुझे याद था। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया, मौसम की वजह से इनकी तबीयत खराब है, फिक्र की कोई बात नहीं है, टाइम से दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं मेडिकल से बाबा की दवाई लेने गया। जैसे ही मैं दवाई लेकर मुड़ा, देखा कि सामने से वही लड़की मेरी तरफ आ रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया। लड़की मेडिकल स्टोर पर मेडिकल वाले से मेरा हाथ जल गया है, आप कोई दवा दे दें। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, तुम 2-3 दिन से दवाई उधार लेकर जा रही हो और पैसे भी नहीं देती। पिछले पैसे तो की दवाइयों के तो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दें, पैसे आपको मैं दे दूंगा। तब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोले, आपका एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बिना दवाई के भी ठीक हो जाऊंगी। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जब पैसे हों तो वापस कर देना। कुछ देर सोचने के बाद वह लड़की बोली कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। उस लड़की ने दवाई ली और वहाँ से चली गई। जाते जाते मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। वह भी खामोशी से मेरा नंबर लेकर चली गई। मैं घर आया और मैंने बाबा को दवाई दी, लेकिन मैं अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका। अपनी ही सोचों में गुम था कि बाबा ने मुझसे कहा, बेटा क्या सोच रहे हो? बाबा के कहने पर मैं अपनी सोचों से बाहर आया। मैंने बाबा से कहा, कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही। तब बाबा ने मुझसे कहा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी जगह काम पर चले जाना। मैंने मालिक से बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। तुम सुबह से मेरी जगह काम पर चले जाओगे। मैं बाबा को मना नहीं कर सकता था क्योंकि बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं सुबह से काम पर चला गया। बाबा जहाँ काम करते थे उनका मालिक एक बहुत अच्छा आदमी था। मैं जैसे ही उनसे मिला मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ड्राइवर रवि के बेटे हो? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो। वह आदमी बाबा का ही उम्र का था। मैंने गाड़ी निकाली। वह मेरे साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुँचे। मैं उनका बड़ा सा बंगला देखकर हैरान रह गया। जितना आलीशान उनका ऑफिस था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान उनका बंगला था। उन्होंने वॉचमैन से कहा, तुम्हें इनको चाय पिला दो, मैं अभी आता हूँ। मैंने चाय पी। वह बहुत ही अच्छी आदत के मालिक थे। घमंड तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इतना पैसा होने के बाद तो आदमी किसी को पूछता भी नहीं। भगवान ने उन्हें इतना दिया था, इस बात का उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मैं वही वॉचमैन के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद बाबा की तबीयत ठीक हो गई तो वह अपने काम पर वापस चले गए। बाबा ने मुझे कहा, बेटा अब तो तुम कुछ काम कर लो। मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, आप मालिक से बात करें, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा यह सुनकर बहुत खुश हुए। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गया। अभी मैं लेटा ही था कि मेरे फ़ोन पर रिंग बजी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से कोई नहीं बोला।
मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया और ज़ोर से बोला, जब बोलना नहीं होता तो फ़ोन क्यों करते हो? सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा, मैं कौन? तब उसने बताया कि मैं हूँ जिससे आपसे पैसे वापस करने थे। मैंने उससे पूछा कि कौन से पैसे? उसने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे और कहा था कि जब मेरे पास हो तो आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूँ। तब तो मैंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप रहने दें। आपको पैसे के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे में आपके पैसे अपने पास नहीं रख सकती। मैंने उससे कहा कि कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, 300 रुपये ही थे। आप फिक्र मत करिए, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बात ही कर रहे थे, इतनी ही देर में पीछे से आवाज़ आई, कहाँ मर गई कामचोर, तुझे तो बस काम से भागने का बहाना चाहिए। लड़की ने घबरा कर कॉल काट दी। जब से उसने फ़ोन काटा था मैं उसी के बारे में सोच रहा था, थोड़ा बहुत परेशान भी था। मैं बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था कि शायद वह लड़की मुझे अब कॉल करे, लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई। फिर कुछ दिनों बाद खुद ही मैंने उसे कॉल की, क्योंकि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। मैंने दोबारा उसका नंबर लगाया, इस बार फ़ोन रिसीव हो गया। फ़ोन पर वही लड़की, और मैंने उससे पूछा कि उस दिन क्या हो गया था, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया था? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ, सब ठीक तो है ना? उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा कि वह रो रही है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? उसने एकदम फ़ोन काट दिया। मैंने फिर से उसका नंबर लगाया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर टहलने लगा। जब बाबा ने मुझे टहलते हुए देखा, वह मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है? उनसे कहा, नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। बाबा ने मुझसे कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना परेशान हाल में नहीं देख सकता। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिर बाबा अपने कमरे में सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आंखों से तो जैसे नींद उड़ गई थी। मैं अपनी बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्यों उस अनजान लड़की के लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल की, मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर चला गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उससे पूछा कि आप कहीं जा रही हैं? उसने मुझसे कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तब उसने मुझसे कहा, मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। कहते हैं साथ ही वह रोने लगी और मुझसे बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे रह लूँगी, कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूँगी। मैं उसकी यह बात सुनकर खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ कि आप यह सोच रहे होंगे, कैसी लड़की है, खुद ही मुझसे शादी के लिए कह रही है, जबकि आप मेरे बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं, ना ही मैं आपको जानती हूँ। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। बहुत मासूम और सीधी सादी सी लड़की थी। शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, इसलिए मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ मैंने एक किराए का मकान ले लिया। वह लड़की जिसका नाम आराध्या था, मैंने वहाँ जाकर उस लड़की से शादी कर ली और हम दोनों वहीं साथ में रहने लगे। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ अपने चाचा को देखा था। मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि वह कौन है, उनकी मौत कैसे हुई। जब मैं चाचा से पूछती मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता दोनों की मौत हो गई। तब तुम 1 साल की थी। तब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तुम्हें संभाल रहा हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी,
कुछ समझ नहीं पाती थी कि चाचा सच बोल रहे हैं या झूठ। जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपने पड़ोस के बच्चे भी स्कूल जाते हुए देखा। मैंने भी चाचा से कहा कि चाचा मुझे स्कूल जाना है। चाचा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सकूं और तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं। शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता है। अगर मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना ना दूं तो तुम्हें वह भी नसीब ना हो। वो तो मैं था जिसने तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद तुम्हें अपने पास रख लिया, वरना कोई और होता तो तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ आता। चाचा की बातें सुनकर मैं रोने लगी। भगवान से कहती, मेरे माँ बाप क्यों छीन लिए? तुम मेरे माँ बाप को अपने पास बुलाना था तो साथ में मुझे भी बुला लेते। मुझे अकेला छोड़ क्यों दिया? मैं रोते रोते सो जाती। मैं जहाँ चाचू रहते थे वह घर बहुत बड़ा था। सुबह होते ही चाचू काम पर चले जाते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। मुझ पर मैं अकेली बहुत डर जाती थी। मैं कमरे के एक कोने में बैठी रहती और अपने माता पिता को याद करके रोती रहती। जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन चाचा एक औरत को अपने साथ लेकर आए। मैंने चाचा से पूछा कि यह औरत कौन है? चाचा ने कहा, यह तुम्हारी चाची है, मैंने इससे शादी कर ली और तुम जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आओ। मैंने चाचा से कहा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। चाचा ने मुझे गुस्से से कहा, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हो, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ देती। चाचा ने जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा जिससे मैं गिर गई और मेरा सर दीवार पर लग गया। मेरे सिर से खून बह रहा था। मेरे चाचा चाची जी दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं उठाया। मैं खुद उठी, नल के पास जाकर अपना खून साफ किया। फिर मैं रोते रोते अपने कमरे में आई और सो गई। जब सुबह उठी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और तेज बुखार भी था। मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा घर में चाचा चाची नहीं थे, शायद वह कहीं बाहर चले गए थे। मैं अपने पड़ोस के घर में गई। जैसे ही मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, कमजोरी की वजह से मैं वहीं गिर गई और जब आँख खुली तो अपने घर में थी और वह पड़ोस वाली आंटी मेरे पास बैठी। जब उन्होंने मुझे अपने घर से लाकर खाना खिलाया और दवाई भी दी, थोड़ी देर बाद वह मेरे पास से चली गई और मुझसे कह कर गई, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। वह आंटी बहुत अच्छी थी और एक तरफ मेरे चाचा थे जो मेरे होकर भी मेरे नहीं थे। वह घर में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है। कभी कभी मैं सोचती कि अपनों से अच्छे तो पराए होते हैं, जो परेशानी में हमारा साथ तो देते हैं। यहाँ तो मेरे खून के रिश्ते भी मुझसे मुँह मोड़े हुए हैं। एक दिन चाची मेरे कमरे में आई और मुझसे आकर बोली, महारानी कभी कुछ काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें कमरे में बैठे बैठे खिलाएं। मैंने कहा, चाची घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। उस पर चाची ने मुझे घूरते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम कर लेती हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती हो। यहाँ पड़े पड़े फ्री का खाना भी तो खा रही हो। अब जल्दी से उठो और किचन में जाओ, अपने चाचा और मेरे लिए खाना बनाओ और सुबह जल्दी उठकर, मेरे बाबा अपने मेहमानों के साथ मेरे घर आ रहे हैं। सारे घर की सफाई अच्छे से करना और जो मैं कहूँ वह खाना बनाना। मैंने चाची से कहा कि ठीक है। सुबह उठते ही मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद जो चाची ने कहा वह खाना बनाया। सारा दिन काम करके मैं बहुत थक चुकी थी। जब मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो चाची का भाई मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने उससे कहा, मेरे कमरे से बाहर निकलो वरना मैं चाची को बुला लूँगी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नखरे तो देखो मैडम के। इतने में चाची मेरे कमरे में आ गई और वह चाची से कहने लगा कि इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने चाची से कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि यह खुद मेरे पीछे आया है। मैं तो इससे यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और चाची ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तू मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, पता नहीं किसका गंदा खून है और मेरे घर में भी गंदगी फैला रही है। कल ही इसके चाचा से कहकर इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कांड करेगी। मैं रोती रही लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया।
अगले दिन जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ से प्लेट टूट गई, तो चाची ने मुझे बहुत बातें सुनाई और मेरा हाथ जला दिया। उस दिन मैं मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने इसलिए आई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। चाचा चाची को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो चाची को बात करते हुए सुना। चाची चाचा से कह रही थी कि मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी बीवी का देहांत हो गया है, अब वह दूसरी शादी करना चाह रहा है। मैंने आराध्या का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया और वह हमें इस शादी के बदले मुँह मांगी रकम भी देंगे। इस तरह से हमारी सर से बला भी टल जाएगी और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब जल्दी से इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करेंगे। चाचा भी कहने लगे, चलो अच्छा है, हमारी किसी काम तो आई। मैं भारी कदमों से चलते हुए अपने कमरे के पास आई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे चाचा चाची मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सुबह चाय मेरे कमरे में आई और मुझसे आकर बोली, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, तुम्हारी चाची लेकर आ जाएगी। उनकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। रात को जब चाचा चाची वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। यह देखकर मैं समझ गई, शायद तुम्हें मेरी शादी के पैसे मिल चुके हैं। वह लोग सोच रहे थे कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी जाग रही थी। मैंने उनके कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। चाची कह रही थी, तुम्हारी बेटी भी तो खूब ऐश कर रही है बाहर। इसकी शादी के बाद जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम यह घर बेचकर उस आलीशान महल में चले जाएंगे जहाँ तुम्हारी बेटी रहती है। मेरे चाचा की कोई बेटी भी थी, मुझे आज तक इस बारे में नहीं पता था। चाचा ने कहा, वह तो मुझे जानती भी नहीं थी। वह तो मैंने उससे एक दिन वह फ़ोटो दिखा दी जो मैंने उसके पैदा होते ही उसके साथ ली थी, जब उसे अपने मालिक की बेटी बनाकर अपने मालिक को दे कर आया था। और मैंने अपने मालिक को कह दिया था कि मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई। मेरी बेटी और मेरी मालिक की बेटी एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मैंने अपनी बेटी उनकी बेटी से बदल ली थी। मैंने अपनी बेटी को उनकी बेटी की जगह रख दिया था, उनकी बेटी को उठा लिया था। आज मुझे अपनी सच्चाई पता चल गई थी। इस आदमी ने जिसे मैं अपना चाचा समझ रही थी, वह मेरा कोई नहीं था। शायद इसलिए वह मुझ पर इतना जुल्म कर रहा था। जब मुझसे मिले और मुझे तुम अपना नंबर दिया, तुम मुझे भले इंसान लगे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। चाचा ने कहा कि आराध्या को तैयार कर दो, आज इसकी शादी है। मेरे तैयार होने से पहले चाची ने कहा कि उनके लिए चाय बना दो, फिर तैयार हो लो। मैंने उनकी और चाचा की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही वह सो गए और मैं अपना सारा सामान और वहाँ से जेवर लेकर भाग गई। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन किया और मिलने के बुलाया। आराध्या मुझे यह बातें बताते हुए रो रही थी। अब मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है कि अपनी संतान के सुख के लिए दूसरे की संतान का सुख कैसे छीन सकता है। मैंने आराध्या को चुप कराया और उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके चेहरे पर भी एक सुकून था, क्योंकि उसका दिल भी हल्का हो चुका था। हम शहर छोड़े 4 महीने हो गए थे। जो कुछ हमारे पास था खत्म हो गया। हम दोनों ने सुख कर तो शादी कर ली थी। आराध्या के पास जो भी पैसे थे, कुछ महीने तक उससे हमारा गुजारा हो गया था, मगर अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं बहुत परेशान था। मकान मालिक रोज़ किराया लेने आता, उसके देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वह मेरी बीवी पर गलत नज़र रखता था। जब मैंने उससे कुछ मोहलत मांगी तो वह मुझसे कहता कि पैसे के बदले वह कुछ और भी ले लेगा। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक दिन मैंने सोचा, क्यों न मैं अपने बाबा के पास जाऊं, वह ज़रूर मेरी कुछ न कुछ मदद करेंगे। मैंने अपनी पत्नी को घर में बंद करके बाहर ताला लगा दिया। मैं बाबा के पास गया। बाबा मुझे देखते ही खुश हो गए और उन्होंने मुझे वापस नहीं आने दिया। उन दिनों वह बहुत बीमार थे। मैं इस हालत में उन्हें छोड़कर वापस नहीं जा सकता था। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी एक लड़की से शादी करवा दी। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने ज़बरदस्ती से मेरी एक लड़की से शादी करवा दी। इस तरह 1 साल गुजर गया।
मुझे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो मैं उसी रात के अंदर मेरी बीवी के पास भाग कर गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। आराध्या ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे, मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? मैंने आराध्या से कहा, यह बच्चा किसका है? उसने मुझे देखा, कहने लगी, किसका हो सकता है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। जब तुम्हें मुझे छोड़ कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तुमने तो जाने के बाद पलट कर भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इसका अगला पार्ट भी आप सुनना चाहते हो तो कमेंट पार्ट में हमें ज़रूर राय दें, और यही आपकी कमेंट पर डिपेंड करता है कि इसका अगला पार्ट कब आएगा।